Okay, good morning to all of you once again in Business Study class. Yesterday we were discussing on page number 19 and that was the personal objective, means we were discussing objective of management. तो objective management आपके 3 टाइप्स के थे. उसमें पहला आपका था ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेज क्यों करता है. तो उसमें आपके 3 पॉइंट्स थे. वो उसमें सर्वाइवल, मीन्स मैनेजमेंट इज डन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस. Second was profit, means the management is done for profit making. And third was the growth and expansion. तो ये आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, जो सोसाइटी के लिए, समाज को क्या करना चाहिए, जो एक सोसाइटी के लिए बिजनेस ने क्या करना चाहिए, वो चीज़ें इसके अंदर थी. उसमें आपके जो हैं आपका रीजनेबल प्राइस हो गया, सिविक एक्टिविटीज़ हो गई, इकोनॉमिक वेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, ये हमने डिस्कस किया था. और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में जो आपके थे वहाँ पर एक जो एम्प्लॉय जो है वो क्या चाहता है बिजनेसमैन से, वो उसके बारे में बात थी. तो यहाँ पर जो आपके थे कम्पिटिटिव शेयरली मिलना, प्रमोशन, ट्रेनिंग और पर्सनल ग्रोथ होना, पीर रिकग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और गुड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, ये हमने कल डिस्कस किए थे. आज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसके अंदर आ जाइए पेज नंबर 20 के ऊपर. तो पहला आपके पास में है कि ये करा कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है, यानी आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को हम ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो कहता है कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉप पोजीशन पर तभी पहुँचते हैं जब आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट होती है, यानी एक अच्छी मैनेजमेंट होती है तो ही वो आप ऊपर पहुँच पाते हैं. तो इसमें जो है ये अपने आप ही मैनेजमेंट जो है बिजनेस टॉप पे नहीं पहुँचते, वो एक डेलिब्रेट एफर्ट करवाते हैं. और वो डेलिब्रेट एफर्ट ही, डेलिब्रेट होता है जानबूझ के या मैनेज किया हुआ, ये डेलिब्रेट एफर्ट्स ही हैं वो आपकी मैनेजमेंट कहलाती है. तो डेलिब्रेट एफर्ट्स जो हैं वो आपके वेस्टेज ऑफ टाइम को, वेस्टेज ऑफ मनी को, उन चीज़ों को कम करता है और इस प्रकार से जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बढ़िया सक्सेसफुल हो पाता है. तो आपका अगर पुअर मैनेजमेंट होगा तो आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन भी पुअर होगा, और अगर आप मैनेजमेंट अगर बेटर होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अच्छा होगा, बेटर होगा. तो हम इम्पोर्टेंस से हम डिस्कस करते हैं. तो हमारे पास एक टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपके पास से हुआ. अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले इम्पोर्टेंस से क्या है मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले है आपकी मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग ग्रुप गोल. फर्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स ग्रुप गोल, कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल के अचीवमेंट में हेल्प करती है. तो मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट ऑल द इंडिविजुअल्स इन ए कॉमन डायरेक्शन फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कि यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक जो है कंपनी की या एक फैक्ट्री की कल्पना कर लो, अपने आप में इमेजिनेशन करिए कि आप एक फैक्ट्री के अंदर जो है मैनेजर हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर्स हैं. अब वो सारे के सारे वर्कर्स जो आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई आप सभी वर्कर्स मिलकर के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो नेचुरली उन सभी का एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव हो गया एक प्रोडक्ट को बनाना, और वो सभी के सभी एक ग्रुप में एफर्ट्स करते हैं. अब वर्कर्स को या लेबर्स को नहीं पता कि किस प्रकार से क्या, किस समय क्या करना है. आप मैनेजर हैं, बीइंग ए मैनेजर यू विल मैनेज ऑल द ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड इट विल लीड टू द कॉमन ऑब्जेक्टिव. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो मैनेज किया तो उससे आपका जो ग्रुप गोल था वो अचीव हो गया. आपकी फैक्ट्री मान लो कि गाड़ी बनाते हैं आप, गाड़ी बनाने के लिए आपके पास 60 वर्कर्स हैं. वो वर्कर में जो है कोई वर्कर किस चीज़ का एक्सपर्ट है, कोई किस चीज़ का एक्सपर्ट है. अब एक आदमी तो पूरी गाड़ी नहीं बना सकता,
अब कोई इसमें स्टीयरिंग बनाता है, कोई इसमें व्हील बनाता है, कोई इसमें बॉडी बनाता है, कोई इसका इंजन फिट करता है, कोई इसमें ग्लासेस को फिट करता है, कोई जो उसके विंडोज़ को ठीक करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी पर्सन इज एफिशिएंट इन देयर वर्किंग, बट इफ देयर इज नो मैनेजमेंट देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव द गोल। इसका मतलब यह कि जो ग्रुप गोल अचीव करने में आपकी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस आपकी मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। Second is management increases efficiency. Second is management increases efficiency. आपकी जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज करने का तरीका है, वो आपकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी होता है कार्य क्षमता। तो आपके जो है इससे आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो मिनिमम वेस्टेज से आपकी बढ़ती है। और आपने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्हाट डू यू नो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का जो मतलब था कि विद मिनिमम एफर्ट्स एंड विद मिनिमम कॉस्ट प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स, तो वो आपकी एफिशिएंसी थी। तो आपके मैनेजमेंट से भी इसी प्रकार का होता है। तो मैं आपको ये लाइन बताता हूँ कि मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज और रिसोर्सेस। कि आपके मैनेजर जो एफर्ट करते हैं कि आपकी जो है कम कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्टिविटी जो है वो मिनिमम वेस्टेज से अच्छी की जाए। मैनेजमेंट इंसिस्ट इन ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू द वर्क, थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और मैनेजमेंट जो है वो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है। कौन कौन से मेथड से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आपका मैनेजर है दैट विल मैनेज, इट मीन्स ही विल मेक द प्लान्स, यानी प्लानिंग करेगा किस प्रकार से क्या काम होगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ऑल दीज आर द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो इन फंक्शन से क्या होगा कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी दैट विल इंक्रीज। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डायनेमिक होता है प्रगतिशील। ये जो चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट, सो मैनेजर कीप मेकिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच विद द इन्वायरमेंटल चेंज। तो आपका क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट जो दैट चेंजेस एवरी टाइम। अब बिजनेस इन्वायरमेंट आप कहेंगे ये चेंज कैसे होता है? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपका जो है इट इज अ टाइम ऑफ कोरोना एंड नाउ मैनी ऑफ द बिजनेस स्टार्टेड ऑनलाइन, even your education has started online, means the business who were face to face contact, that business has less opportunity of success, and the businesses who have convert them on the online sale or online purchase, naturally they will make survive. It means the business environment is dynamic in nature, and same thing is also with the business. The business must be also dynamic in nature. बिजनेस भी उसी हिसाब से बदलता रहना चाहिए जिस प्रकार से आपका बिजनेस इन्वायरमेंट आपका बदलता रहता है। तो आपका जो जनरली ऐसा होता है कि व्हेन द एम्प्लॉइज आर आस्क्ड टू चेंज देमसेल्व्स, देन दे एवर मेक द रेजिस्टेंस, they ever rigid for the change, and it's the nature of the person that a person never likes the changes. आपको भी अगर हम ये कहें कि आप जो है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास पढ़िए, तो नेचुरली आपकी जो एक आदत है कि आप जो है क्लास में सीटिंग करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि वो आप उसको चेंज नहीं करना चाहते। वी आर इंसिस्टिंग यू दैट यू शुड अटेंड द क्लास ऑनलाइन, but many of the students have their own excuses, and they, if their parents
make them to attend the online class, then they will switch over the app, but may play the games or anything. It means they are not interested in such type of the classes because they are not they are resisting the change. But if the management is better, the same thing in the business, if the management is better, the management will make the training, management will arrange the training and the development of the employees, and they will easily accept the change. इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन पहले सारा का सारा ऑन पेपर होता था, अब मैनेजमेंट ने उसको जो पेपर लेस कर दिया, यानी कंप्यूटर्स के ऊपर सब कुछ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प्स in achieving personal objective. आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी मैडम। मैडम अभी तो मैं एक बार क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में आप कॉल कर ले तो मैं आपको ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। आपको आवाज़ आ रही है क्या? बीच में कॉल आ गई थी। हेलो, रिस्पॉन्स। ओके बेटा, ओके बेटा, बीच में कॉल आ गई थी, मैं बात करता हूँ। ठीक, हाँ जी। तो आपका जो है ये कहते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करने में मदद करता है। तो हमने तो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स थे, उसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी था। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को भी जो इस चीज़ का बेनिफिट है मिलना चाहिए कि उनके जो पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट जो उनके पर्सनल ग्रोथ के अंदर उनमें भी मदद करेगी। तो वो कैसे है कि एन एफिशिएंट मैनेजर इज़ द वन हु ब्रिंग द मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज एम्प्लॉय फॉर एंड एम्प्लॉयज़। कि एक बढ़िया मैनेजर वो होता है जो इतना बढ़िया मैनेज करे कि जो कि एम्प्लॉयर है, यानी जो मालिक लोग हैं उनको भी अच्छा प्रॉफिट दे, और आपके जो कर्मचारी हैं उनको भी अच्छी सैलरी दे। तो किस प्रकार से पॉसिबल होगा? अगर वो अच्छा मैनेजमेंट जानता है तो वो दे पाएगा। मैनेजर्स लेड द पीपल इन सच मैनर दैट अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉय इज आल्सो अचीव्ड as the organizational goal and employee individual goal are in one direction only. Individual want earn more and organization want maximum production. अब कहता है कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन से मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाऊँ। तो आपका जो है एम्प्लॉय को सैलरी ज़्यादा मिले, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये भी पॉसिबल तभी होगा अगर आपका बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और बिजनेस का प्रॉफिट कब ज़्यादा होगा? जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब होगा कि जो मैनेजर है या जो मैनेजमेंट है वो इस प्रकार से मैनेज करेगी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी विद मिनिमम कॉस्ट बढ़े, और अगर मिनिमम कॉस्ट से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो नेचुरली प्रॉफिट बढ़ेंगे, और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो जो एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आपके कंप्लीट हो पाएंगे। तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है। एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी। एंड लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन management helps in development of society. अब ये कैसे होगा? तो ये भी आपने अभी जो पीछे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट देखा था उसमें आपका जो है
जो सोसाइटी के लिए था, जो सोशल ऑब्जेक्टिव था, उसके अंदर ये भी था कि वो जो है समाज के लिए अच्छा कुछ करे, वो भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, ये भी इम्पोर्टेंस है कि आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट always have multiple objectives. They give due importance to the social obligations toward the different group of people such as employees, customers, suppliers. यानी आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर देयर इन द बिजनेस। कई पार्टियाँ होती है बिजनेस की। बिजनेस में आपके मालिक हैं वो भी बिजनेस की पार्टी है, आपके कस्टमर हैं वो भी आपकी पार्टी हैं, आपके जो एम्प्लॉय वो भी आपकी पार्टी हैं, आपके समाज के जो दूसरे लोग हैं किसी न किसी रूप से आपसे बिजनेस से जुड़े हैं, चाहे वो सप्लायर हैं, चाहे वो आपके जो है बीच में मिडल मैन हैं, चाहे आपके रिटेलर्स हैं, यानी किसी न किसी रूप से वो जुड़े हैं। किसी न किसी रूप से जुड़े हैं तो अगर आपका बिजनेस गुड क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करता है, कंपिटिटिव सैलरी देता है, ज़्यादा बिजनेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, तो उस प्रकार से वो हर जगह पे उसका एक पॉजिटिव जाता है हर स्टेक होल्डर्स के लिए। तो नेचुरली स्टेक होल्डर्स कौन है? दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो समाज का पार्ट हैं और क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, क्यों होगा? क्योंकि अच्छी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, जो एम्प्लॉयज़ उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, और आपके जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा कि बिजनेस बढ़ेगा, तो उन लोगों को भी अच्छी जो रोज़गार की संभावनाएं बनेंगी। तो इस प्रकार से आपके ये 5 टाइप के जो हैं आपकी इम्पोर्टेंस है। आपके नॉर्मली क्वेश्चन ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है, तो 4 मार्क्स में आएगा तो आप कोई 4 पॉइंट लिखेंगे, तो उसमें जो आपके 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में हो गया, तो हाफ मार्क का तो इसका टाइटल होता है और हाफ मार्क्स का इसका एक्सप्लेनेशन होता है, दोनों मिला करके 1 मार्क्स का होता है। तो अगर आप 1 पॉइंट लिखते हैं, उसमें आपने पहले पॉइंट लिखा फिर उसके एक्सप्लेनेशन दी, तो 1 मार्क्स हो जाएगा। तो अगर आपका 4 मार्क्स का आता है तो आप जो है 4 पॉइंट लिखेंगे, 5 मार्क्स का था तो 5 आप पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है जी। तो आपका जो हमने अभी जो डिस्कस किया है वो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन सी इम्पोर्टेंस थी? पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करता है, यानी आपके फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो सभी के सभी एक ग्रुप के अंदर एक ही चीज़ को बनाना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट उनको अरेंज करेगी किस प्रकार से कौन क्या काम करेगा कि उनका ऑब्जेक्ट या गोल जो अचीव हो जाए। सेकंड है, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। नेचुरली इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मीन्स who will do, what will do, and when will do. All these things answered by the management. Or management create the dynamic organization. Naturally, management create a dynamic organization by the training, development, and other methods. Means they keep change the employees' mind, and by this way the organization will be dynamic one. And management achieving personal objectives. Naturally, the employee has and requirement in increase the wages, salaries, and other perquisites, and business requires the more production, and only the management is one thing that will increase the production, that will increase the salary, that will complete the personal objective of the business persons. And management help in development of society, and if the management goes in the right direction, naturally it will benefit all the stakeholders of the business, and that stakeholders will be the part of the society, और इस प्रकार से उनका जो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी आपका होता है। ठीक है जी, ये आपके पास में था जी आपकी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसमें किसी को पॉइंट पूछना हो, एनी पॉइंट नहीं है? चलो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। अगला क्या रखिए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नेचर कैसी है? ठीक है, अब मैनेजमेंट की नेचर का मतलब यहाँ पर क्या बनता है कि मैनेजमेंट को आप किस प्रकार से देखते हैं। अब जैसे हम अकाउंट्स में हम देखते थे कि एवरी अकाउंट हैज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ द नेचर, दैट में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आपका यहाँ पर भी जो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को कैसा मानते हैं? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, तो मैनेजमेंट इज ए साइंस। कुछ कहते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, लोगों से काम लेने की कला है, तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आपके प्रोफेशन है। तो आपके जो मैनेजमेंट जो है
वो तीनों चारों प्रकार के नेचर्स में हम देखते हैं वो कैसे है। तो हम लिखते हैं कि आपका जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी आप मैनेजमेंट को किस एंगल से देखते हैं, किस डायमेंशन से आप जो है मैनेजमेंट को देखते हैं। तो आपका जो है वो हम इस चीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जो है ये देखें कि मैनेजमेंट में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स आगे आएंगे कि इसमें हेनरी फ्यूल है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है, उनके प्रिंसिपल्स आएंगे यानी आपके सिद्धांत उसके अंदर वो आएंगे, और उन चीज़ों को हम देखते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आपको दिखाई देंगी। तो मैं पहले कहता हूँ कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट एज साइंस, हम ये मानते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। तो क्या ये मैनेजमेंट एक साइंस है? तो साइंस की हम पहले देखें साइंस की करैक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, तो हम उनसे कंपेयर इनको करते हैं। तो साइंस की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, पहला होता है साइंस की करैक्टरिस्टिक्स कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट आपकी करैक्टरिस्टिक्स इसकी साइंस की वो सिस्टमेटिक बॉडी, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आपकी साइंस है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हुआ, तो मैं अपने प्लस वन में भी पढ़ा था इस बात को, मैं यहाँ भी बात को बताता हूँ कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि साइंस में जो नॉलेज गेन करते हैं उसके लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा तरीका है, ठीक है। तो आपका हम देखें कि साइंस में आप पहले जो है पहले फर्स्ट क्लास से आप पढ़ते 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 ऊपर तक आते हैं, तो आपको जो साइंस के बारे में काफ़ी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। तो क्या आपका मैनेजमेंट देखें तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा ही है, क्या मैनेजमेंट में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि साइंस मैनेजमेंट भी ऐसा ही है, क्योंकि हम जो है अभी जब प्लस वन में हमने मैनेजमेंट को पढ़ा था कुछ, अब प्लस टू में हम पढ़ रहे हैं, आगे बीकॉम फर्स्ट सेकंड फाइनल में पढ़ेंगे, उसके बाद एमबीए करेंगे तो एमबीए में पढ़ेंगे। इसका क्या हुआ, एक सिस्टम के हिसाब से हम मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। और साइंस में क्या है कि साइंस में हम एक सिस्टम के हिसाब से साइंस को पढ़ते थे। तो पहली फीचर तो आपकी साइंस से ये जो मैनेजमेंट की मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन साइंस। फर्स्ट फीचर के हिसाब से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए साइंस, ठीक है। दूसरा आपके पास में है कि प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, चाहे न्यूटन का प्रिंसिपल चाहे किसी भी चीज़ का प्रिंसिपल है, तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं। तो आपका है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, कि आपके जो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दैट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, कि आपके प्रिंसिपल्स तभी बनते हैं जब आपके उनका एक्सपेरिमेंट होता है, उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। कहते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। आपके साइंस के जो है एक्सपेरिमेंट उन किए जाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है उनको, और बार बार उनको फिर वैसे वैसा करके देखा जाता है कि एवरी टाइम दे गिव द सेम रिजल्ट। तो वो से एक आपका प्रिंसिपल बन जाता है। एंड सेम थिंग इज आल्सो इन द मैनेजमेंट, वो भी मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप बाय द एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। मीन्स कि अगर आप हम ये कहते हैं कि अगर एक फैक्ट्री में एक बंदा काम करता है, ठीक है, हम अगर उसको कोई मोटिवेशन देते हैं, फाइनेंशियल मोटिवेशन, हम उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं तो वो ज़्यादा काम करेगा। और ये सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है कि अगर किसी आदमी की सैलरी जो है 5,000 रुपये है, अगर उसको बढ़ा करके 10,000 रुपये कर देंगे तो नेचुरली ही विल बी मोर डेडिकेटेड। तो अब ये सभी जगह एक्सपेरिमेंट करके देखो, लगभग ऐसे रिजल्ट आता है। पर क्योंकि ह्यूमन जो बीइंग है वो एक जो आपकी जो मैनेजमेंट है वो एक सोशल साइंस है, नॉट एन प्योर साइंस।
हम उसको प्योर साइंस नहीं बोल सकते, एब्स्ट्रैक्ट साइंस नहीं बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें तो आपका जो प्योर साइंस है उसमें तो अगर आपने 10th में देखा था कि अगर आपने कॉपर के अंदर H2SO4 डाला तो उसका रिजल्ट तो वही आएगा, चाहे वो कहीं पर भी करके देख लो। पर आपका यहाँ पर ह्यूमन बीइंग पे इस प्रकार की चीज़ पॉसिबल नहीं है कि इफ़ यू विल इंक्रीज द सैलरी देन एवरी पर्सन विल इंक्रीज, एवरी पर्सन एफिशिएंसी विल इंक्रीज, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ लोग ऐसे भगवान के भगत होते हैं या कुछ इस प्रकार के होते हैं कि उनको पैसे का असर नहीं पड़ता, ठीक है। वो आगे मोटिवेशन में चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो उनको चीज़ों असर नहीं करता, तो हम कहते हैं कि ये हर जगह 100% तो सक्सेसफुल नहीं है कि ये आपका जो एक्सपेरिमेंटेशन बेस पे आपका जो है मैनेजमेंट बन सकता है। तो पर ये कहता है पार्सली कुछ मानते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो भी आपका एक्सपेरिमेंटेशन बेस पे प्रिंसिपल्स बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस है, पर ये पार्सली है, पार्सली होता है कुछ हिस्सा, और ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज 100% था, ये आपका 50% हम मान सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। आपका थर्ड जो साइंस का जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी। आपकी यूनिवर्सल वैलिडिटी जो है, यूनिवर्सल होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का हुआ कि कहीं पर भी लगा के देख लो रिजल्ट विल बी सेम। If you made the any experiment of science in your school lab, result will the same. If you will do the same experiment in USA, Russia, Pakistan or any other country, or do the experiment in your kitchen, the same result will be there. It means the science principles or science has the same universal validity every year, everywhere. Does it द सेम इन द मैनेजमेंट आल्सो? क्या मैनेजमेंट में भी साइंस की तरह से हर जगह होती है? तो ये कहता है कि जो वैलिडिटी है वो भी हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ तो लागू होती है, ठीक है, कुछ तो लागू होती है, पर हर जगह ये नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर एक आपकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम इंडिया के अंदर लागू करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो रशिया के अंदर वो चीज़ लागू हो, क्योंकि ह्यूमन साइंस है, सोशल साइंस है, तो वो चीज़ जो है वहाँ पर असर करेगी या नहीं करेगी, या वो चीज़ वहाँ पर उनके लागू होगी कि नहीं होगी। क्योंकि हर आदमी का अपना धर्म अलग है, हर आदमी का सोचना अलग है, हर आदमी के एज ग्रुप अलग है, हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग है। तो कौन आदमी किसी चीज़ से मोटिवेट होकर के सेम रिजल्ट भी दे सकता है, कोई ना भी दे। तो इसका लिए हुआ कि आपकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है ये भी 100% तो प्रेजेंट नहीं है। तो हम अगर तीनों पॉइंट में देखें कि मैनेजमेंट की 3 फीचर्स हमने पिकअप की थी, तो मैनेजमेंट की 3 फीचर थी, उसमें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो मान लेते हैं कि सेम थिंग है, बराबर चल रहा है, तो ये तो 100% भी मान लेते हैं, ठीक है, कि 100% अप्लाई होता है। ये कहते हैं प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन पे तो मान लेते हैं कि 50% आपका सक्सेसफुल है, और यूनिवर्सल वैलिडिटी है तो मैं उसको हम कह सकते हैं कि 40% वैलिडिटी हो सकता है हर जगह, पर हर देश की अपनी कल्चर होती है, हर जगह का अपना जो है एटमॉस्फेयर होता है, तो वो हो सकता है वहाँ ना लागू ना हो। तो इसलिए हम मैनेजमेंट को 100% साइंस नहीं कह सकते, ठीक है। तो आपके जो है हम 3 एंगल से देखेंगे कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो मैनेजमेंट एज ए साइंस देखा तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए प्योर साइंस, इट इज़ ए सोशल साइंस, एक सामाजिक साइंस है, ये प्योर साइंस नहीं है, जस्ट लाइक एज फिजिक्स केमिस्ट्री उस प्रकार से नहीं है। तो हम दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट जो है वो एज ए आर्ट की, क्या वो एक आर्ट के रूप में है। आर्ट का मतलब होता है कला, ठीक है। कला का मतलब क्या हुआ, किसी काम को करने का विशेष तरीका जो है वो आपका कहलाता है आर्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, तो आज हम इतना ही कर लेते हैं क्योंकि सारा मिक्सअप ना हो जाए कभी। तो आज हम इतना ही करते हैं कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी, मैनेजमेंट के नेचर में मैंने आपको आज एक डिस्कस किया है, दैट इज़ मैनेजमेंट एज ए साइंस, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एंड फिर हम करेंगे मैनेजमेंट एज एन ए प्रोफेशन। तो शायद प्रोफेशन में, चलो हाँ प्रोफेशन भी है आपके, तो फिर हम इसमें दोनों में जो है कंपैरिजन भी करेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों में है या नहीं है।
तो आपका जो है ये बुक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता जाएगा धीरे धीरे। अगर आप साथ साथ में लगे रहोगे तो आपको यूँ फील होगा कुछ दिन बाद में कि हम तो एक बड़ी कंपनी के मैनेजर बनने के काबिल हो गए हैं, हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। प्लस उनका जो बिजनेस स्टडी था वो टोटली डिफरेंट इससे, उसमें तो कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई थी और वो बताई गई थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो टोटली प्योरली मैनेजमेंट के बारे में बताई जाएगी, चाहे वो ह्यूमन मैनेजमेंट के बारे में चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है जी। हाँ जी, एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड? ये टू वे कम्युनिकेशन है। कोई अगर आपको पॉइंट पूछना है तो आप पूछिए, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर साथ साथ में उसके। हाँ जी, कोई ऐसा पॉइंट है तो? नहीं है। चलो, क्या मैं विजिबल आपकी तरफ मैं विजिबल अच्छी तरीके से हो रहा हूँ, कांटेक्ट हो रहा है आपके साथ में ढंग से? मतलब कोई ज़्यादा फील तो नहीं हो रहा ना कि भाई क्लासरूम नहीं है, या मतलब कुछ तो लग रहा होगा कि चलो लेक्चर स्टैंड भी दिखाई दे रहा है, मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, शायद बुक भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो कुछ कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एटमॉस्फेयर इस प्रकार से क्लासरूम का क्रिएट हो जाए, और आप भी साथ में बुक खोल के रखा करो। जिस प्रकार से हम क्लासरूम में पढ़ते हैं ठीक है, हम वैसे ही पढ़ेंगे, तो ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर जो है वो रीडिंग भी करूँगा, जो इसमें पॉइंट्स भी लिखे हैं उसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, ताकि आप लोगों को इस बारे में दिक्कतें ना आए। ठीक है जी। तो चलो हम आज इतना करते हैं बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर हम मिलते हैं। ठीक है जी।